मीडिया पाकिस्तान में उसकी आवाज़ को दबाया दिया गया है, मीडिया कंट्रोल कर दिया गया है। ख़ास करके 9 मई के वाक़यात के बाद और एक जमात जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, ये जिसको लोग सुनना चाहते हैं उसके चेयरमैन इमरान खान साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का तो बिल्कुल ज़िक्र करना, नाम लेना तक जो है वो शजर ममनू करार दे दिया गया है। लेकिन मज़हर बरलास जैसे जो लोग हैं, आज भी वो हक़ और सच की बात करते हैं, हालाँकि इनका या मेरा इस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। हम उस साफ़ियों की उस जमात से ताल्लुक रखते हैं कि अगर कोई अच्छा करे तो उसको एप्रिशिएट करें और कहीं अगर ज़ुल्म और ज़्यादती हो रही हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ। अच्छा, ये फ़रमाइएगा सर कि एक मुलाकात हुई है दुबई में, नवाज़ शरीफ साहब ने ट्रैवल किया है लंदन से दुबई और फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब दुबई आए हैं, तो इस मुलाकात का अलामिया क्या होगा? इसकी इनसाइड कोई स्टोरी या हम अगर कोई खबर है तो वो भी शेयर कर दें, लेकिन तज़िया भी दे दें अपना इसके ऊपर। अच्छा, पहले तो पहले खबर शेयर कर दूँ जी, कि दुबई में ये मुलाकात क्यों हुई? इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि बरतानिया में चूँकि इज़हार राय की आज़ादी है और इंसानी हकूक़ वहाँ बहाल है, तो ये जो पाकिस्तानी सियासतदान हैं, ये डरते हैं वहाँ से कि वहाँ तो बरतानिया में नौजवान मोबाइल लेके, कैमरे लेके इनके पीछे लगे रहते हैं। तो दुबई में ये सूरत-ए-हाल नहीं है। पहली वजह तो ये है कि उन पाकिस्तानियों से वो जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे बचने की एक कोशिश है। दूसरी वजह ये है कि कुछ लोगों के वीज़े बरतानिया के नहीं लगे हुए थे। तो कुछ ऐसे लोग भी थे कि उनको दुबई में इन्होंने जमा करना था दोनों पार्टी। अब दुबई में जमा होने की वजह क्या है? पहले तो ये है ना, 2 वजूहात तो ये हो गई। ठीक है। पाकिस्तान से बाहर मीटिंग की क्या वजह है? उसमें ये है, कोई 6-7 रोज़ पहले मैंने एक टीवी पे खबर ब्रेक की थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की एस्टेब्लिशमेंट से अनबन हो गई है। मैंने तो लफ्ज़ तलाक यूज़ कर लिया था। अच्छा, उसके 2 दिन बाद जब मैंने खबर दी, तो 2 दिन बाद मोदी ने और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक मीटिंग करके उसके बाद एक एलामिया जारी किया, पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिया। अब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट भी सोचती है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो जहाज़ से उतरा ही नहीं। बड़ी सफारतकारियाँ की है, उससे बड़ी ख़ारजा पॉलिसी के लिए बड़े दौरे किए, लेकिन वो सारे दौरे किस काम के हुए? ये ख़ारजा पॉलिसी की बड़ी नाकामी सही। है। उसके बाद जब जवाब हुआ, तो नई बातें शुरू हुईं। अब नई बातों में ताकतवरों ने ये पैगाम दिया मुबैना तौर पर कि हमें बिलावल भुट्टो कबूल नहीं है, हमें मरियम नवाज़ भी कबूल नहीं है और हमें नवाज़ शरीफ भी कबूल नहीं है। बस ये शहबाज शरीफ ठीक है, अच्छा बच्चा है, काम-शाम ठीक करता है, हमारा कहना मानता है, बातें बस इसको चलने देते हैं। अब फिर चूँकि मुबैना तौर पर मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ को पसंद नहीं कर रहे, उनकी पार्टी में भी धड़ेबंदी है। तो ये मीटिंग दुबई में हुई है, जहाँ आसिफ अली ज़रदारी मेरी इत्तलात के मुताबिक ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि आप अगला वज़ीर-ए-आज़म मुझे बनाएँ और आप सदर बन जाएँ, बेशक सदर का ओहदा भी ले लें, स्पीकर का ओहदा भी नून लीग ले ले, वज़ीर आला पंजाब भी नून लीग बन जाए और वज़ारतें भी अपनी मर्ज़ी की ले लें और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो आसिफ अली ज़रदारी को बना दें। यानी बिलावल इस भुट्टो ना हो, बिलावल भुट्टो ना हो बल्कि ज़रदारी साहब खुद बनना चाहते हैं। जी हाँ, वो तो बिलावल भुट्टो को तो एक तरह से इनकार हो गया ना। तो अब ये पत्ता उन्होंने फेंका है
इस पे देखिए क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि ये पता भी सर चढ़ेगा। मुझे तो जुलाई में लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की बहुत लड़ाई होगी। उनके आपस के जो इख्तिलाफात हैं उसका लावा पक चुका है। वो जुलाई में फट जाएगा और जुलाई में आप देखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कामयाब होती आपको नज़र आएगी। ये अभी जो बातें मैं कह रहा हूँ ये लगता होगा दीवाने का ख्वाब है, लेकिन दीवाने का ख्वाब नहीं होगा। और खान साहब ये बात याद रखिए, मैं अपने भाइयों-बहनों ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको वाज़िया पैगाम देना चाहता हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान के लोगों के दिलों में बसता है। उसको दिलों से नहीं निकाला जा सकता। आप तोड़-फोड़ कर सकते हैं, गिरफ्तारियाँ कर सकते हैं, जेलों में डाल सकते हैं, ज़ुल्म कर सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों से उसको नहीं निकाल सकते। जब भी इलेक्शन होंगे, इमरान खान जीतेगा। अब ये इलेक्शन से भागने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने देखा कि तहरीक-ए-इंसाफ की तोड़-फोड़ के बावजूद वोट बैंक बढ़ गया उनका, तो अब ये परेशान है कि हम क्या करें? ये सूरत-ए-हाल है। ये जो जी खान साहब। दुबई में मुलाकात है, ज़ाहिर है ये फ़ोन पे भी बात कर सकते थे, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में इनको खतरा है कि फ़ोन टेप हो जाते हैं। तो आप ये समझते हैं कि ये जो पार्लियामेंट के अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो मुश्तरका एलामिया मोदी का या अमेरिका का और भारत का जारी हुआ है, उसके बाद ख्वाजा आसिफ तो बड़े गरजे बरसे वज़ीर दिफ़ा जो हैं, लेकिन बिलावल ने कहा कि नहीं हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, बाहर के हालात तभी हम बेहतर कर सकते हैं। ये देखिए, ये पाकिस्तानी फ़ौज को समझने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है पाकिस्तानी फ़ौज के जो हमारे मोहतरम हैं, बड़े अकाबरीन हैं, उन्हें इस बात पे गौर करना चाहिए कि ये दोनों जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये हमेशा ये कहती हैं कि हमें हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। क्या आपको याद नहीं कि रोग आर्मी के इश्तहार मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत ने चलाए थे? क्या आप भूल गए हैं कि कौन कहता था कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ का त्यारा दिल्ली में उतारो, इधर पाकिस्तान में उतारने की इजाज़त ना दो। क्या ये लोग भूल गए हैं कि ईंट से ईंट कौन बजाता था? क्या ये लोग भूल गए हैं कि मेमो गेट स्कैंडल क्या था? वो पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में ही था ना। और क्या नेपाल में मोदी और नवाज़ शरीफ की जो छुप-छुप कर मुलाकात हुई थी, उसमें बरख़ादात ने लिखा क्या कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तानी फ़ौज की शिकायतें कर रहा था। फिर लोग दाल लीक्स को भूल गए। तो पाकिस्तानी फ़ौज को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इनको आँखें खोल के सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि ये दोनों पार्टियाँ करती क्या हैं? अजमल कसाब के अते-पते कौन देता रहा? और वो जो पठानकोट में वाक़या हुआ उसकी गुजरांवाला में एफआईआर दर्ज कर रहा जी नवाज़ शरीफ साहब ने। ये इनको याद नहीं? परवेज़ रशीद क्या कहता था? वो जब भी आपने नाम लिया ख्वाजा आसफ का, ख्वाजा आसफ असेंबली में असेंबली में क्या-क्या तकरीरें करता था। अयाज सादक क्या कहता था। ये बातें भूलने वाली नहीं है। पता नहीं हमारी फ़ौज के काबरीन ये बातें क्यों भूल जाते हैं। मुझे दुःख होता है। मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ। मेरी ये धरती है। मैं इस मिट्टी का हूँ। मैं अपनी फ़ौज से कहता हूँ सोचो, आँखें खोलो। ये जो आप लोगों ने पाल रखे हैं, इनसे पाकिस्तानी लोग नफ़रत करते हैं। मत इनके साथ खड़े हो। इन्हें सही, लोग अच्छी निगाहों से नहीं देखते। सही। और ये सिलसिला यूँ ही चलता रहा तो जो बचा-खुचा मुल्क है वो भी जाता रहेगा, चूँकि असल में मसला ये है नहीं, कि नहीं मतलब खान साहब जी, 1 मिनट। जी। मुल्क कहीं नहीं जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तानी अवाम जीतेगी। जहाँ कहीं भी दुनिया में, आप दुनिया के मुल्कों को स्टडी कर लें, जहाँ लोग एक तरफ खड़े हो गए, दूसरी तरफ अगर चंद ज़ालिम खड़े भी हो गए, तो आखिरी फतह अवाम की है, हक की है। आखिरी बार का हक जीतेगा। हक जो है, वो इस वक़्त लोगों के दिलों में है और लोगों के दिल पाकिस्तान में सियासत में इमरान खान के साथ हैं।
ये बात ठीक है, लेकिन ये तो इसको गिरफ्तार करने वाले हैं फौजी, कोर्ट्स के अंदर उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा और उसके उसके बाद खिलाफ उसके देखिए, ना पीटीआई नाहल होगी, ना इमरान खान नाहल होंगे। ये बातें मेरी रिकॉर्ड रख लीजिएगा। ना उनका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। आइन इजाजत ही नहीं देता इसकी। तो इस वक्त जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, ये आइन के मुताबिक हो रहा है या आइन आइन की बालादस्ती कब हुई है? फजलुल्लाह साहब, पाकिस्तान के अंदर आइन जो है इसके साथ तो हमेशा खड़वाड़ किया गया है। आईनी तौर पर जितने भी वजीर आजम हमारे आज तक आए हैं, उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, हुकूमतें ख़त्म होती रही हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हुकूमतें आती रहती हैं। 2002 के बाद आप देख लें कि कितनी हुकूमतें ख़त्म हुई थी 90 से 99 तक। इसी तरह बहुत सारे मामलात हुए, तो आयन के ऊपर कौन चल रहा है? अभी दो असम्बलियों के अंदर आप देखें 90 दिन के लिए असम्बलियां होती ये हैं, तो एक दो एक असम्बलियां मिनट हमारी मावरा आयन और उसमें उसके मुताबिक चल रही हैं और लोग माल बना रहे हैं, कोई पूछने वाला एक नहीं। मिनट एक मिनट खान साहब, एक मिनट मैं इसका जवाब देता हूँ। हम्म। इंडिया में इंदिरा गांधी जब पहली दफा वजीर आजम बनी, हम्म। तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक क्रिश्चियन थे, वेलवन मार्शल। तो इंदिरा गांधी ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से पूछा, ये पहले तो मैं इंफॉर्मेशन के मामला देखती थी, प्राइम मिनिस्टर पहली दफा बनी हूं, तो क्या होना चाहिए? तो मेलवन मार्शल ने एक बड़ी जबरदस्त बात की। उसने कहा, मैडम, ये जो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, ये एक ऐसा घोड़ा है जिसने पहले दिन सोचना होता है कि वजीर आजम घोड़े पे सवारी करेगा, यानी सवार जो है वो घोड़े पे सवारी करेगा या घोड़ा सवार पे सवारी करेगा। तो इंदिरा गांधी, इसका मतलब उसने कहा मैं समझ गई। उससे अगले दिन इंदिरा गांधी ने एक काम किया। उसने जो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में सीनियर लोग थे वो, और कांग्रेस में जो सीनियर लोग थे वो, उन सब की छुट्टी करवा दी। उन्होंने कहा घोड़े को समझ आ जाएगी कि सवार ने सवारी करनी है। अब देखिए, हमारे सियासतदानों में नाहलियां हैं। हमारा सियासतदान साबित किया, हमारे सियासतदान ने, कि वो नकम्मा है, नाहिल है। ये जो जियाउल हक ने पनीरी लगाई थी 1980, 82, 85 में, ये जो काउंसलर लेवल के लोग थे, उन्हें वजीर आजम बना दिया, उन्हें वजीर आला बना दिया, वफाकी वजीर बना दिया। ये काउंसलर लेवल के लोग थे। काउंसलर का इलेक्शन भी हारे थे। क्या मियां नवाज शरीफ काउंसलर का इलेक्शन नहीं हारा? ओ, ये ये तो कब की बात कारकुन है? थे। ये कब की बात है? ये आप मियां नवाज शरीफ की हिस्ट्री पढ़े। मैं और भी आपको अभी एक और बात बताने लगा हूँ। 1977 में जो इलेक्शन हुए, उसमें पीपल्स पार्टी के एक कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे तारक वहीद भट्ट। मियां नवाज शरीफ तारक वहीद भट्ट के चीफ पोलिंग एजेंट भी रहे हैं। मियां ठीक। नवाज शरीफ ने क्रिकेट खेलने के लिए रेलवे में कुली भी भर्ती हुए थे। सही। एक मैच भी खेला था। मियां नवाज शरीफ तो अदाकारी सीखने के लिए रंगीला के पास भी गए थे। सही। वो और शौक होते हैं, बचपन के शौक होते हैं, ये तो कोई खास बात नहीं। यहाँ पे हमने देखा है कि जॉन मेजर है तो वो कंडक्टर थे, बस कंडक्टर थे, फिर वो वजीर आजम बन गए। माजी तो ज़ाहिर है उसमें तजर्बात होते हैं, ये नहीं है, लेकिन अभी जो स्टैंडर्ड है उन्होंने लीडरशिप ग्वाल का। मंडी में इलेक्शन लड़ा, जी। 70s में बल्दियाती इलेक्शन लड़ा, 9 वोट हासिल किए थे। जी। तो ये तो चलो बाजी हुआ, लेकिन और अभी मैं और बात भी बता दूं। लीडरशिप के मियां सवाल बहुत नवाज है। शरीफ की मियां ये नवाज सवाल शरीफ की तारीख पैदाइश 25 दिसंबर नहीं है, ये बाद में बनाई गई है। क्यों? उनकी तारीख पैदाइश तो जून जुलाई की है। क्यों बनाई गई है 25 दिसंबर की? मैं वो साबित करना चाहते थे मैं कायदे आजम सानी हूँ। अच्छा, ये कब की कायदे आजम, बात है? उन्होंने चेंज कर दी? ये जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने चेंज की।
यानी जब फाइनेंस मिनिस्टर बने पंजाब के। हाँ, बिल्कुल, जब 80s में उन्होंने चेंज की और उनकी तारीख पैदाइश जून या जुलाई की है। असल में वो कई अखबारात में भी छप चुकी है ये चीज़ें और लाहौर के सहाफ़ियों को अक्सर पता भी है इस बात का। लेकिन वो 25 दिसंबर को जी, मैं जी 25 दिसंबर को पैदा हुआ, क्योंकि कायदे-आज़म 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। चलिए ये तो पर्सनल बातें हुई, लेकिन मुल्क को कौम को कोई फायदा ये पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाएं, लेकिन ये हो नहीं सकता। आप तो मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है। आप इंडिया की बात करते हैं। नहीं, इंडिया की नहीं, बात करते हैं। इंडिया नहीं, के इंडिया के खान साहब एक मैं बड़ी मिनट, अहम बात करने लगा मजहर भाई, बड़ी मेरी अहम बात बात तो करने। सुने। जी जी। सर गुज़ारिश ये है कि ये पर्सनल बातें जो है ना, लीडरों का रिकॉर्ड होता है। कायदे-आज़म की भी 25 दिसंबर नहीं है, वो तो नवंबर में पैदा हुए थे। और ये जो लोग कहते हैं कायदे-आज़म कराची में पैदा हुए, नहीं कराची में पैदा हुए। वो तो ज़िला ठट्ठा जो है, ठट्ठा के पास एक कस्बा है झिरक, वहाँ पैदा हुए थे कायदे-आज़म। और ये कोर्सेज़ में पढ़ाया जाता रहा निसाब में 1960 तक। उसके बाद बदल दिया आपने। आप अपने हीरोज़ के साथ ये करते हैं। आपने अपने बाबा कौम के साथ ये किया। उसकी जाए पैदाइश भी बदल दी, तारीख़ पैदाइश भी बदल दी। ये ड्रामे हुए हमारे साथ। मैं हमारी तारीख़ आपके बड़ी आपके भयानक है। आपके कॉलम मैं भी इसी वजह से पढ़ता हूँ, और नाजरीन को भी बताता चलूँ कि सोशल मीडिया पर भी अपना ये कॉलम शेयर करते हैं, लेकिन जंग में वो शाया होता है अदालती सफ़े पर इनका कॉलम। तो इसी वजह से मैं इनको तारीखी तौर पर, चूंकि बड़ी तहकीक इनकी होती है, तो आप भी पढ़ा करें। लेकिन एक बात मुझे मज़हर बरलास साहब बता दें कि इमरान खान साहब के बारे में लोग बहुत हसास हैं। इस वक्त पाकिस्तान में लोग पैसे नहीं भेज रहे, और उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया है, बल्कि टीवी चैनल ऑफ कर दिए हैं। पाकिस्तान से इंटरेस्ट खत्म हो गई है। हमारी रियासत को, हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है। ये हमारी कोई अनकंडीशनल सपोर्ट इमरान खान को या लोगों को नहीं थी। इस वजह से थी कि वो मुल्क के लिए अच्छा बोलता था। वो जो उसने जिस तरह का इस एक आउटसाइडर की हैसियत से, एक खिलाड़ी की हैसियत से, एक गैर रवायती सियासतदान की हैसियत से, जो ये जो हमारा करप्ट बोसीदा गला सड़ा निज़ाम है, उसके सारे कैरेक्टर को बिल्कुल नंगा कर दिया। सब कुछ बता दिया लोगों को कि असल में प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। ये वो उसका ब्लंट जो कैरेक्टर है, उसको लोगों ने सराहा बहुत ज्यादा। वो सराहियत कर चुका है। उसकी गिरफ्तारी, उसका मुस्तकबिल रियलिस्टिकली, उसका फॉल आउट आप क्या देख रहे हैं? पहली बात ये है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान से मुँह मोड़ लिया है, दुरुस्त है। पाकिस्तानी लोग भी जो है या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, ये भी दुरुस्त है। तीसरी बात जो है, पाकिस्तान में जिन लोगों के पास पैसा है, वो मुल्क से भाग रहे हैं, सरमाए समेत। अब ये वो तल्ख़ हक़ाइक़ है जिस पे हमारे अदारों को निगाह डालनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। पाकिस्तान में शरह सूद जो है वो 22% हो गई है। डॉलर उड़ान भर चुका है। चीज़ें इतनी महँगी हो गई हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल हो गई हैं। इन हालात के बावजूद ये जो आपने बात की कि लोग इमरान खान, देखिए हर मुल्क के अवाम ही फैसला करते हैं बेहतर के उस मुल्क के लिए क्या बेहतर होगा। मैं आपको यूरोप की मिसालें नहीं देता, मैं आपको इसी पाकिस्तान की हमसायगी में मिसालें देता हूँ, जहाँ भी आवामी राय का एहतराम किया गया, वो मुल्क आगे निकल गए। मैं ईरान की मिसाल देता हूँ। 44 साल से वो मुल्क पाबंदियों के बावजूद मुकाबला कर रहा है। हम पाबंदियाँ हम पे लगे तो हम 7 दिन नहीं रह सकते, चूँकि अवामी राय का वहाँ एहतराम हो रहा है। इंडिया, अवामी राय का एहतराम है। ईवीएम के ज़रिए इलेक्शन होता है, कोई ठप्पेबाज़ी नहीं है वहाँ। कोई ये नहीं होता कि मेंबरान को अगवा कर लो और मेयर अपना बना लो, और कोई धांधली का शोर नहीं होता।
10-15 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। अब इंडिया ही में 2 सूबों में, दिल्ली और पंजाब में, अरविंद केजरीवाल को आप देखें, उसकी आवाज अवाम के साथ मिली हुई है, वो अवाम के लिए काम करता है, अवाम उसे चाहते हैं, उसको जतवाते हैं। बांग्लादेश, उसमें अवामी लीग में क्या है? इसलिए कि वो बांग्लादेश की तरक्की के लिए काम करते हैं, अवामी राय है। अच्छा, चाइना में तो चलो वन पार्टी सिस्टम है, उसकी मैं बात नहीं करता, वहां सेकंड पार्टी नहीं है, लेकिन चाइना में भी उस आदमी को बर्दाश्त नहीं किया जाता जो अवामी तरक्की या चाइना की तरक्की का ख्याल ना करे। सो पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी इदारों को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ये समझना चाहिए कि उन्हें अवामी राय का एहतराम किए बगैर तरक्की नहीं मिल सकती। पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो अवाम की राय के साथ, और अवाम की राय 95% इमरान खान के साथ है। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को मानना पड़ेगा, वरना ये जो तस्वीर आपने पेश की और 2 बातें मैंने भी बताई, तो उसमें तो फिर ये उजड़ जाएगा। वो अल्लाह ना करे ऐसा हो, हमारा मुल्क है, और मुझे यकीन है कि यूं ही ये जुलाई का महीना शुरू होगा तो हालात आपको बदलते हुए नजर आएंगे। और ये इमरान खान जो है, वो अगर इन लोगों की जिद है ना, इमरान खान को नहीं आने देना, तो पाकिस्तानी लोगों की भी जिद है कि वो इमरान खान के बगैर किसी को कबूल नहीं करेंगे। ये बात बस ठीक है, लेकिन रियासत की ताकत बहुत होती है, वो लोग लड़ नहीं सकते, चूंकि इलेक्शन हमारे यहाँ इंजीनियर्ड होते हैं, इन्होंने पहले ही कुछ करना है। ये जो आईपीपी बनाई जा रही गई है, तारीख इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, ये जो नया प्रोजेक्ट है, इसमें लोग धड़ाधड़ शामिल किए जा रहे हैं, और सवाल भी टीवी पर खान साहब, बाकायदा रखे जा रहे हैं। ये जो आपके लोग ज्वाइन कर रहे हैं इस पार्टी के बारे में मुख्तार बता दें, जो कि अगला सवाल बड़ा रेलेवेंट जी। नहीं 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 नहीं, आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मुझे ऐसा अंदाजा है इस बात का। और मैं इसका मुख्तसर जवाब दूंगा। ये पार्टी पहले दिन ही ठुस हो गई थी अपनी लॉन्चिंग के मौका पर भी, और इस पार्टी में लीडर बहुत है, वोट नहीं है, तो वोटों के बगैर किधर से जीतेंगे? ये मुझे इस पार्टी का कोई ये जो मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। ये जो फिरदौस आशिक अवान है, ये जो एक मेजर रोकड़ी साहब हैं, जो आजाद कश्मीर में पहले थे, काम किया करते थे, आजकल इस तरफ इसके तर्जुमान बन गए तो हैं, भाई ये जो बहुत भी सारे है ना, लोग जी। अब मैं आपके प्रोग्राम का चूंकि वक्त कम है, खत्म हो रहा है वक्त, बस मैं इन लोगों को जानता हूँ, फिर आप कहेंगे पर्सनल बातें करते हो। मैं फिरदौस आशिक अवान को भी जानता हूँ, रोकड़ी साहब को भी जानता हूँ, और इस पार्टी में जितने बड़े बड़े लीडर है ना, उन सबको जानता हूँ। इस पार्टी का हाल वही होना है जो मुस्तफा कमाल की पार्टी का हुआ था ना, सरजमीन पार्टी का, कि हम्म, मुस्तफा कमाल भी नहीं जीता था। पाक तो रह गया, लेकिन सरजमीन भी है, लेकिन पार्टी नहीं रही। यानी दो तीन नाम थे ना, पाक सरजमीन पार्टी, तो जी पाक जी, भी है, ये सरजमीन जो भी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। पाकिस्तान पार्टी है ना, तो इन दोनों इस्तेकाम चला पार्टी, जाएगा, पाकिस्तान रह जाएगा पीछे। और सर इन दोनों पार्टियों को बनाने वाला एक ही कारखाना है। बस छोड़ें इस बात को। ये ठीक है, ये बताएं अगस्त में। इजाजत है, फिर आपका प्रोग्राम मैं मेरा ख्याल मैं खत्म हो रहा है। मैं आखिरी बात पूछ लेता हूँ। अगस्त में असम्बली तालील होंगी, आप देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत बनेगी, असम्बलियां तालील बिल्कुल होंगी? बनेगी, बिल्कुल बनेगी, इलेक्शन होंगे, और अगर इलेक्शन अगर इलेक्शन साफ शफाफ ना हुए तो रौला होगा, नंबर एक। नहीं, मुझे मुझे तो इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आते हैं। बाज लोग कहते हैं कि तो जब देखिए, नहीं निगरान इसमें हुकूमत जब बनेगी, सुन लेना, जब निगरान हुकूमत बनेगी तो उस वक्त इस पीडीएम का हिसाब वहां से शुरू होगा, और ये फिर इसी तरह इमरान खान साहब की तरह इलेक्शन मांगेंगे और इलेक्शन को नहीं मिलेगा। ऐसी हाँ, थ्योरी भी है, ये सही हम्म। बात है, ऐसी ऐसी बातें भी हो रही हैं। लेकिन ये जो आपका सवाल है ना, मेरा ख्याल है ये चंद दिन बाद इसका जवाब मैं दूंगा। अभी सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़े बड़े फैसले आने वाले हैं, उसका इंतजार करें। ये जो शुक्रिया।
ये जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला है, इसका फैसला क्या है आना है? मैं कहता हूँ बड़े-बड़े फैसले आने वाले हैं, लोगों की तसल्ली हो जाएगी, पाकिस्तानी लोग खुश होंगे, जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत है वो खुश हो जाएँगे, ऐसे-ऐसे फैसले आने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से। थैंक यू बहुत वेरी मच शुक्रिया खान साहब, आपने मजहर मोहब्बत से याद साहब, किया, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। मजहर बरलाल साहब को आपने सुना, कोई लगी लिपटी बात उन्होंने नहीं की। हमने मुल्क और कौम के लिए जो कोशिश हम करते हैं इंशाल्लाह वो जारी और सारी रहेगी। किसी भी मुल्क के अंदर उसकी जो जमहूर होती है, अवाम होती है, वो इम्पोर्टेंट होती है, वरना अमेज़न होता है, जंगल होता है। वो मुल्क, उस मुल्क के अंदर ज़मीन होती है, पहाड़ होते हैं, दरिया होते हैं, हर चीज़ होती है, लेकिन अवाम नहीं है तो फिर ज़ाहिर है वो अमेज़न ही होगा, जंगल ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।